Hello everyone, welcome to Ajmal IAS Academy. My name is मोहम्मद आफ्ताब और आप हैं राजकुमार और हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन में फैक्ट यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, प्रीलिम्स में इसके स्टेटमेंट डायरेक्टली आ जाते हैं, फैक्ट्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आ जाती है, इन्फ्लेशन रेट आ जाती है, जॉबलेसनेस की रेट आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके जो मेंस है उसके आंसर को बहुत ही वैल्यू रिच और वैल्यू एडेड बनाता है। अब सर आपके साथ ये बताएंगे कि बेसिकली सर्वे क्या है और फिर हम इसकी थीम्स और सेक्टर्स पे मूव करेंगे। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग हमें मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली है क्या, कौन इसको पब्लिश करता है, कौन इसको टेबल करता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है किसी भी कंट्री की कंडीशन का कि उसकी इकोनॉमी किस कंडीशन में। Alright, so it is a financial report card of the current ongoing year which is going to end on March 31st. तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किस कंडीशन में है, उसके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे में होती है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसको जो है फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसको टेबल करती हैं पार्लियामेंट में, एंड इस डॉक्यूमेंट को बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ Chief Economic Advisor, which is Anant Nageshwaran currently. All right. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जिसपे यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है, विच इज यूनियन बजट। सो अगर हम बात करें, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आउटलाइन करते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को हमारी कंट्री की, तो वो है एक यूनियन बजट और एक है इकोनॉमिक सर्वे। एंड दोनों ही डॉक्यूमेंट्स कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, तो पर्पस क्या है इसका? इट बेसिकली ऑब्जेक्टिवली रिव्यूज द पास्ट ईयर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे देश में क्या क्या डेवलपमेंट्स रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या ग्रोथ रही, फिस्कल डिसिप्लिन कैसा रहा, फिस्कल डेफिसिट की क्या कंडीशन है, कितना एक्सपोर्ट रहा, कितना इंपोर्ट रहा, इन सारी चीजों का डिटेल्ड एनालिसिस रहता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो की थीम्स, सर विल टेल अबाउट द की थीम्स। अगर मैं इस सर्वे की थीम्स या मेजर टॉपिक्स की बात करूं, सो वो बेसिकली 2 से 3 की थीम्स इन्होंने रखी हैं। पहली तो है स्ट्रेटेजिक सोवराइटी। बेसिकली हमने ये कोशिश की है, ना तो हम हॉकिश इंस्टांस लेंगे, बुलिश इंस्टांस लेंगे, ना ही हम पैसिव होके घर पे बैठ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं अगर वो हमारे पक्ष में है तो हम ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। जैसा कि कोर एनालॉजी मैराथन एंड स्प्रिंट में बोला गया है, अगर आपका इन्फ्लेशन कम है, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी है, जॉब्स वगैरह मिल रही हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो, मैक्सिमम हो, और जो ग्लोबल लॉन्ग टर्म शॉक्स हैं उन्हें हम एब्जॉर्ब कर सकें। सो हम एक तरफ अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हमें ग्लोबल इकोनॉमी पर डिपेंड ना होना पड़े या उन शॉक्स को हम एब्जॉर्ब कर सकें, उसको रखा है। फाइनली एक जो पॉइंट मेजर पॉइंट आउट किया है इकोनॉमिक सर्वे में, वो ये है कि अभी एक साल में हमारे यहाँ से एफडीआई और एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, कम हुआ है, या नेट क्या है, बाहर गया है। ठीक है, जो पहले यहाँ आया था वो बाहर चला गया है। सो इसकी वजह से दो प्रॉब्लम आई है। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन है, हमारे जो रुपया है वो डाउन है। सो गवर्नमेंट ये कह रही है हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके स्ट्रांग होने के बावजूद भी जो हमें ग्लोबल रिटर्न नहीं मिले हैं, उसकी वजह हम नहीं है बल्कि ग्लोबल इंटरेस्ट है। इसी को उन्होंने ग्लोबल पैराडॉक्स बोल दिया है कि 2025 में इंडिया वन ऑफ द होप का सेंटर है, उसके बावजूद भी हमें उसका फायदा नहीं मिला है। अब सर आपसे एक बिग पिक्चर की बात करेंगे हम लोग इस इकोनॉमी की मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर हम बिग पिक्चर की बात करें, सो द गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और उसने जो है इंडिया को बेसिकली एक ओएसिस ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बोला है, विच बेसिकली मीन्स कि अक्रॉस द ग्लोब इस टाइम डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वॉर्स चल रहे हैं, ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, और ऐसे कंप्लीट सिनारियो में ग्लोबल लेवल पे इंडिया इज
उभरा है एक शानदार मार्केट बन के, एक ओएसिस बन के उभरा है पूरे डेजर्ट में, अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल की बात करें तो ठीक है। तो दैट इज व्हाट ओएसिस ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मींस इन अ डिफिकल्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट। ऑलराइट, अच्छा इसके आगे अगर हम बात करें तो ब्रॉडली जो हमारी ग्रोथ रेट रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, वो 7.4% रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर का, करंट फिस्कल ईयर का, दैट इज 2025-26। एंड इसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट करता है कि आने वाला साल जो है 2026 2026 एंड 27 जो अपकमिंग फिस्कल ईयर है, उसकी अप्रोक्सीमेट जो ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्शंस है दैट इज समवेयर अराउंड 6.8% टू 7.2%, which is a very optimistic number as per the economic survey। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें we are the fourth largest economy, और हमने recently we are the fourth largest economy, और हमने recently जापान को जो है पीछे छोड़ा है। we have overtaken Japan in terms of GDP and we have become a $4 trillion economy, a $4 trillion economy। आगे की बात करें, so we are planning to overtake Germany, which is the third largest economy globally, and we are planning to overtake Germany to become the third largest economy in coming 3 years, all right? And we plan to reach a very ambitious target of $7.3 trillion by 2030। तो जो प्रोजेक्शंस हैं वो बिल्कुल साफ कह रही हैं कि इंडिया इज बीइंग वेरी एम्बिशियस विद रिस्पेक्ट टू इट्स इकोनॉमी, एंड अगर हम 7% और 8% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव कर पाना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। ओके, सो नाउ द सर विल टेल यू अबाउट द एनालिसिस फर्दर। जैसे सर ने बताया कि हम इकोनॉमी में या जीडीपी में अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के। वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न। उस कंट्री में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत कम है। पहला प्रॉब्लम क्या है, पर कैपिटा जीडीपी में अभी हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के साथ बैठते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बैठ। सेकेंड प्रॉब्लम ये है, पर कैपिटा जो है वो भी एक एवरेज आउट है जीडीपी का, उसमें भी इनइक्वालिटी की वजह से जो एक्चुअल इनकम है वो $2700 भी नहीं है, वो उससे भी कम है। मोस्ट ऑफ द जो जीडीपी है या इनकम है वो किसके पास जा रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट के पास जा रही है। अगर मैं और थोड़ा सा जीडीपी के सही मायने देखूं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो हम रीजनल डिस्पैरिटी भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ मेजर ग्रोथ सेंटर्स देखने को मिलेंगे इंडिया में, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, उनके बियॉन्ड ये जो ग्रोथ है वो ट्रिकल डाउन नहीं हुई है। एंड देन फाइनली अगर हम 2030 में 7.5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अचीव भी कर लेते हैं, देन वो पहली बात तो बहुत कम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेकेंडली मोस्ट ऑफ द लोग अभी भी किस में रहेंगे, मिडिल इनकम वाली जो ब्रैकेट है उसमें ही रहेंगे। हम डेवलपिंग या हम बेसिकली डेवलप्ड नेशन में अभी नहीं शामिल होने वाले हैं इतने गैप के बाद, इतनी ग्रोथ के बावजूद भी। थर्डली जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जो कंपेरेबल है इंडिया के, चाइना और यूएसए, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। हमारी अभी इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन की है। अगर मैं अमेरिका की और चाइना की इकोनॉमी की बात करूं तो वो करीब 30 और 20 के अराउंड है, 30 और 20 ट्रिलियन के अराउंड है। सो वी हैव टू लुक इनटू दैट। नाउ सर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके फाइन, सो लुकिंग आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अपने नेक्स्ट फंडामेंटल की बात करें तो वो है इन्फ्लेशन। एंड इंडियन इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन ओवर द लास्ट ईयर या ओवर द करेंट ईयर विच इज द ऑनगोइंग ईयर, तो द इन्फ्लेशन एज पर द गवर्नमेंट इट हैज बीन टेम्ड एंड एंकर्ड। तो जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, इंडिया में, विच इज 4 ± 2% एज पर मॉनेटरी पॉलिसी, एज पर आरबीआई, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहा है, विच कैन बी सीन बिकॉज एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2025 हैज बीन अराउंड 1.7%। और ये 1.7% इन्फ्लेशन इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं फूड प्राइसेस कंट्रोल में रहे हैं। ठीक है, so food prices have been in control, which further means कि common man की जो purchasing power है, purchasing power of common man, तो कहीं ना कहीं उसकी purchasing power में इरोजन नहीं आया है, and he has been able to buy things। तो कॉमन मैन को यहाँ रिलीफ मिलेगा एंड कहीं ना कहीं
it indicates that Indian economy is heading towards strong macro fundamentals. All right, तो low inflation protects the purchasing power of the common man, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रही है, बिल्कुल गाइडेड रही है, एंड उसने कॉमन मैन को हेल्प करी है। सो जैसा सर ने आपको बताया है कि भाई इन्फ्लेशन है ना, हमारी जो विद इन जो रेंज है 2 to 6 उसके अंदर रही है और उससे कम रही है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत कंट्रोल रहे हैं। सो इन्फ्लेशन क्या रहा है, सो इन्फ्लेशन कम रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुल हुई है। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट और जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ब्रैकेट है वो 6 to 2 है, कि भाई 6 से ज़्यादा ना हो, प्रॉब्लमेटिक है, आपकी परचेजिंग पावर को कम करता है। 2 से कम नहीं होना चाहिए, डिफ्लेमेटरी प्रेशर बनाता है। डिफ्लेमेटरी प्रेशर क्या है, बेसिकली अगर चीज़ों के प्राइस नहीं बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरिस्ट के पास कोई भी इंसेंटिव नहीं रहेगा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और इससे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ क्या होती है, सफ़र होती है, जो कि आप यूरोप और अमेरिका में देख सकते हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नाउ सर विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन। Fine. So let's move towards the Goldilocks phase. And as per economic survey, इकोनॉमिक सर्वे इंडियन इकोनॉमी की जो स्वीट स्पॉट है, जो ओएसिस इन द डेजर्ट वाली जो इमेज है, उसी पे आगे जो है फर्दर स्ट्रेंथन करता है, एंड इट टेल्स कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो हाई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, एंड इंटरेस्ट रेट्स आर सपोर्टिव। ठीक है, तो रिसेंटली इनफैक्ट देखा गया है कि जो आरबीआई का जो पॉलिसी रेपो रेट की तरफ जो स्टैंड रहा है वो काफी ज्यादा अकोमोडेटिव रहा है, ऑलराइट, वो प्रो बिजनेस रहा है, एंड आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट्स में काफी सारे कट्स किए हैं, जो कि अभी रिसेंटली दिसंबर 2025 में भी हुआ। तो कहीं ना कहीं द आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ दिस कंट्री, दिस रेपो रेट कट शोज दैट आरबीआई ऑफ दिस कंट्री इज वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स प्रो ग्रोथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स को पॉजिटिव दिखाया जा रहा है एज पर इकोनॉमिक सर्वे। सर एवरीथिंग इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज कि मान लीजिए आरबीआई ने ग्रोथ रेट कट कर दी, तो आपसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाएंगे बैंक पे, आप लोन लेने पहुंचते हैं तो वो कम रहेंगे। बट अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या बेसिकली बैंक में रख रहे हैं, सो आपकी जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली बहुत कम मिलने वाला है। आपको जो रिटर्न मिलने वाला है अपनी सेविंग्स पे, वो कम मिलने वाला है। सेविंग्स पे रिटर्न कम होने की वजह से इकोनॉमी की सेविंग कम होती है, और कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है जिससे फर्दर आपकी ग्रोथ होने वाली थी, वो इन जनरल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सेकेंडली, जो आरबीआई ने रेपो रेट कम की हैं वो बैंक्स ने लोगों तक ट्रांसफ़र नहीं की है। जब आप बैंक्स को पैसा दे के जमा करके, है ना, घर बैठ रहे हो, तो आपको हो सकता है 3% इंटरेस्ट रेट मिले, लेकिन जब आप बैंक से लोन ले रहे हो तो हो सकता है वो आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करे 12%। तो दीज आर द मेजर गैप्स जिनमें अभी देखने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया आपको, अगर सेविंग्स इरोड होती हैं और तो फिर प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री में वो खत्म हो जाएगा। एंड फाइनली, हम लोग ग्रोथ चिल्ला रहे हैं, बट हम एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि 1995 से अभी तक हमारी ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 6 से 7% रही है, और जो हमारी जॉब ग्रोथ रेट रही है वो करीब करीब 2% रही है। हालांकि जो गवर्नमेंट के सर्वे है उसमें अभी जॉबलेसनेस बहुत कम दिखाई जा रही है, 3.2% है। बट अगर मैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखूं, है ना, जो यूथ है बेसिकली 24-25 साल के लड़के हैं, 30 साल के लड़के लड़कियां हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इनमें देखने की ज़रूरत है। हम ग्रोथ को प्रमोट करें, ये अच्छी बात है, हम इंटरेस्ट रेट को कम करें, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करें, ये भी अच्छी बात है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि वो ग्रोथ क्या है, जॉबलेसनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टू यू सर, नेक्स्ट सेक्शन। फाइन, थैंक यू सर। आगे देखें तो अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली अभी कोविड पैंडेमिक आकर गुजरा है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। एंड ओवर द इयर्स आफ्टर पैंडेमिक गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रूडेंटली फिस्कल कंसोलिडेशन के टारगेट्स को पूरा किया है, पूरा किया है, एंड बेसिकली प्रूडेंट लेवल पे फिस्कल पॉलिसी बनाकर काफी ज्यादा अच्छे से काम करते हुए फिस्कल डेफिसिट को ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट अप्रोच करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल डिसिप्लिन, जो कि हम लोग काफी ज्यादा इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट इज हेडिंग टुवर्ड्स दोस पाथ्स इटसेल्फ। एंड जो एफआरबीएम का टारगेट है, कहीं ना कहीं आने वाले ईयर्स में गवर्नमेंट विल बी एबल टू रीच दैट। तो फिजिकल डिसिप्लिन हमने देखा है कि काफी ज्यादा अच्छे से मैनेज किया है गवर्नमेंट ने, डिस्पाइट कोविड होने के बाद और फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इंक्रीज करने के बाद गवर्नमेंट हैज बीन कंसिस्टेंट ऑन द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन। आगे की अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ इन अ कंट्री, ठीक है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि कितनी ज्यादा रोड्स कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, कितने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है, इट इंडिकेट्स दैट। एंड अगर किसी कंट्री में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इट वुड बी वेरी मच सपोर्टिव टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स जॉब्स, टुवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है विच इट हैज increased significantly, it has increased 4.2 times, 4 गुना हो गया है। 2018 में जो इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो था 2.63 लाख करोड़ फिजिकल ईयर 18 में, ठीक है। एंड जो कि अभी रिसेंटली देखा जाए तो 11 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, विच इज अ 4 times increase in capital expenditure, which means the government is moving on the right path with respect to capital expenditure. All right, so over to you, sir. सर ने जैसे बताया कि हमने फिजिकल डिसिप्लिन टारगेट्स को मीट करने की कोशिश की है और हमने कैपिटल और उसके साथ साथ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं। ये दोनों ही बातें अच्छी हैं, बट इन दोनों में गवर्नमेंट शायद एक चीज़ भूल जाती है कि जब आप फिजिकल डेफिसिट टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तब आप जो स्टेट्स को टैक्स डिवॉल्यूशन कर रहे हैं, चाहे तो डायरेक्ट हो फाइनेंस कमीशन के थ्रू, चाहे वो ग्रांट से ऐड हो, वो ओवरऑल 42% से घटकर कितने पे आ गई हैं, 28% पे। अगर मैं कहूँ दूसरे शब्द में, 100 रुपये अगर गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे आइडियली टोटल कितना पे करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को, 42% एज पर फाइनेंस कमीशन। और ये जो दोनों फिगर मिला के कितने हो रहे हैं, 28%। पहली प्रॉब्लम ये है आपने अपने खर्चे इतने ज़्यादा किए हैं कि आप स्टेट्स को उनका शेयर पे नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो आपने टारगेट्स बताए हैं अभी 4.4% का इन्होंने फिजिकल डेफिसिट का टारगेट लिया है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस तरह की फिजिकल डेफिसिट रखेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि फ्यूचर में आपके लोन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका मैक्सिमम पैसा कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है सारी कंट्रीज़ के साथ इंक्लूडिंग यूएस, इंडिया, चाइना। सो हम उसको बचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज हम सारा लोन ले लें तो हम फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो ये दोनों थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम है जिसमें हम स्टेट्स को स्क्वीज कर रहे हैं, उनको लोन लेने से मना कर रहे हैं और खुद लोन लेके उस पर इतना सारा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हम फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स जो कि एफआरबीएम में दिए हैं, फाइनेंशियल फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है उसमें दिए गए हैं, उसको कहीं भी मीट नहीं करते हैं। वो करीब 3.5% मैक्सिमम जीडीपी की इतना परसेंट बात करता है वो ऑफ जीडीपी। सो हम उससे काफ़ी ज़्यादा हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। फाइन, तो थैंक यू सर। एंड फर्दर अगर हम आगे मूव करें तो जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है इन द इकोनॉमिक सर्वे, वो बात करता है रुपी की और एक्सटर्नल ट्रेड की। तो जैसा कि बीते दिनों में हम लोगों ने देखा कि जो रुपी जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, एंड इट वाज अ कंप्लीट स्लाइड। एंड एक टाइम पे इनफैक्ट अभी वैसा ही चल रहा है कि $1 92 रुपीज़ के अप्रॉक्स आसपास कहीं ना कहीं है। तो ये एक जो है डिप्रिसिएशन है इंडियन करेंसी का, विच वाज वेरी मच द गवर्नमेंट वाज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड अबाउट इट, एंड इकोनॉमिक सर्वे हैज कम अप विद द सॉल्यूशन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दिस स्लाइड हैपेंड एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो सर्वे कहता है कि 92 पर यूएस डॉलर जो हमारा रुपी का रेट है, वो बेसिकली हमारी डोमेस्टिक वीकनेस की वजह से नहीं था, बल्कि ग्लोबल लेवल पे डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी। सो बेसिकली तो जो रुपी जो डिप्रिशिएट किया है उसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं था, इंडिया का डोमेस्टिक वीकनेस कोई नहीं थी, बट ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल ट्रेड में डॉलर्स का डिमांड बढ़ रहा था, एंड दैट वाज द रीजन व्हिच लेड टू डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। आगे की अगर हम बात करें एक्सपोर्ट से, तो हमारा एक्सपोर्ट शानदार लेवल पे बढ़ रहा है, एंड दिस ईयर इट हिट $825 billion, growing at a rate of 6.1%.
ऑलराइट, तो हमारा जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स का बहुत अच्छा ग्रोथ रेट चल रहा है। एंड रुपी का जो स्लाइड था, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वीकनेस बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स। जैसे कि अगर आप बाकी कंट्रीज की करेंसी को देखोगे, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, तो आपको समझ में आएगा कि जितना परसेंटेज ऑफ फॉल इंडियन रुपीस में हुआ है उतना किसी और करेंसी में नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं ट्रेड इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से हमारे जो रुपी है उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट्स कम करेंगे तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम होना लाजमी है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो अपने आप कवर हो जाता है। हमारे एक्सपोर्ट 6% से बढ़े हैं, हमारे इंपोर्ट्स उससे भी ज़्यादा रेट से बढ़े हैं। और जो हमारा मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, जो गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है, वो बाइडन हो रहा है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो हमारा चाइना के साथ $100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, जो कि हमारी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स को दिखाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में वीकनेस हो गई, एग्रीकल्चर को सपोर्ट ना कर पाना हो गया, हमारे हेल्थ एजुकेशन स्किल्स पे काम ना करना हो गया। सो फाइनली फिर इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये ढूंढा था कि उन्होंने कुछ डॉलर उठा के ट्रीजरी में से, या जिसे आप फॉरेक्स बोलते हैं, उसमें से उठा के बेच दिया था। बट दैट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। इस तरह आप अपने फॉरेक्स को ख़त्म कर दोगे और आपके जो इम्पोर्ट्स हैं उनको आप जेपरडाइज फ्यूचर में कर सकते हो, जैसे कि 1990s में हुआ था। फर्दर प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सर्विस सेक्टर बेसिकली हमें बहुत सारा सहारा दे रहा है। अगर सर्विस सेक्टर नहीं होता, अगर हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स नहीं होते, देन वी कुड हैव ऑलरेडी रन इनटू ट्रबल। अभी तक हम समस्या में फंस चुके होते, हमारा फॉरेक्स जीरो हो चुका होता। बट वो उसको किसने बचा रखा है? हमारे सर्विस सेक्टर ने। और मर्केंटाइज में हम बेसिकली ट्रेड डेफिसिट ही कर रहे हैं। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंपोर्ट कवर हमारा है ना इरोड हो जाएगा अगर हम ये सब करते रहे, अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा रहे तो। एंड डेब्ट सर्विसिंग, हमारी जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, दो तरह की बोरोइंग होती है। एक तो इंटरनल, कि आपने बैंक से पैसा ले लिया, आरबीआई से ले लिया। एक होता है एक्सटर्नल, मतलब आपने पूरे वर्ल्ड से जो पैसा लिया हुआ है। ये जो है, इस पे जो इंटरेस्ट रेट जा रहे हैं, ये वंस अगेन किस में पे हो रहे हैं? डॉलर में, ना कि रुपीज़ में, क्योंकि ये कौन सा डेट है? एक्सटर्नल डेट है। सो ये सारी कंसर्न्स हैं जिन्हें अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे, अपनी इकोनॉमी को आज हम अंदर से मजबूत नहीं करेंगे, सो ये वी कैन रन इनटू ट्रबल सून। सो नेक्स्ट टू यू सर, फाइनली कंक्लूड दिस सेक्शन। हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से, अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस? सो अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम देखें तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट का क्या रेट चल रहा है इस ईयर, बेसिकली कितना फिस्कल डेफिसिट रहा है, इन्फ्लेशन का क्या परसेंटेज है करेंटली, तो इस पे फैक्चुअल लेवल पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारी इफेक्टिव जीडीपी जो है वो कितने ट्रिलियन डॉलर्स की है, इसको हम प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आप इसको अपने मेंस के आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इतना है, इन्फ्लेशन का परसेंटेज इतना है, और इंडियन जीडीपी जो है इस टाइम कितने ट्रिलियन डॉलर्स की है। और इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है विच इज इफेक्टिव डिवोल्यूशन। तो इफेक्टिव डिवोल्यूशन बेसिकली वो का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी फंड्स दे रहा है, असल में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्सेस होते हैं, इट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जैसा सर ने बताया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस पहुंचाता है, जो भी टैक्सेस देता है, जो भी डिवाइड करता है टैक्सेस जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है, उन टैक्सेस में भी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी कंडीशंस लगा के देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फला स्कीम को आप अच्छे से इंप्लीमेंट करिए, फला रिफॉर्म्स लेके आइए, तभी आपको जो है फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से काफी ज्यादा कम टैक्सेस दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके बाद जो टैक्सेस दे भी रहा है स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए, उन टैक्सेस में भी कंडीशंस अटैच्ड हैं कि अगर आप फला रिफॉर्म नहीं करेंगे तो आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, विच मीन्स द डेवल्यूशन इज नॉट बीइंग इफेक्टिव, इट इज बीइंग इनइफेक्टिव डेवल्यूशन। ऑलराइट, आगे मेंस का और थोड़ा सा इसमें एक और चीज देख लेते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे सेस और सरचार्जेज लगाए हैं जो कि स्टेट को डिवॉल्यूट नहीं होते हैं। फाइनली अगर मैं मेंस में
अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो मेंस में काम आएंगे ही फिगर, के शेप्ड रिकवरी होती है बेसिकली। अगर इकोनॉमी पहले से डाउन है तो कुछ सेक्टर ऐसे भाग रहा है और कोई सेक्टर और नीचे जा रहा है। और जो ऊपर भाग रहा है वो बेसिकली है लार्ज इंडस्ट्रीज, उनकी ग्रोथ रिकवर हो गई है कोविड के बाद। लेकिन जो एमएसएमई और एग्रीकल्चर है वो बेसिकली या तो स्टेगनेंट है या फिर नीचे भाग रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपने जो लार्ज पॉपुलस है ना, उसको टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। डिफ्लेशनरी गैप या लो डिमांड बेसिकली ये कहता है अगर चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो प्रोड्यूसर के पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा उनको प्रोड्यूस करने के लिए, और इस तरह लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। फिस्कल फेडरलिज्म ये कहता है कि सेस वगैरह आप किसके साथ शेयर करो, आप जेन्युइनली स्टेट्स को जो फाइनेंस है उनको लोन के और आपकी ग्रांट्स से सपोर्ट करो, अदरवाइज स्टेट के फाइनेंस कोलैप्स हो जाएंगे, जो कि काफ़ी स्टेट्स में प्रॉब्लम चल रही है। फाइनली अगर मैं ग्रोथ को एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखूं तो हमारी ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ को क्या टर्म किया जाता है, जॉबलेस ग्रोथ, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द यूथ आप जो देखोगे वो या तो बहुत ही अनस्किल्ड या है ना मार्जिनल जॉब्स में काम कर रहा है या फिर घर बैठा हुआ है। सो इस पर ध्यान देना है, खाली ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, जिसमें हम कुछ सेक्टर जो कि हाईलाइट किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में उनके बेसिक्स को देखेंगे, उनकी ग्रोथ क्या रही है और क्या क्रिटिकल पॉइंट्स उनमें हम ढूंढ सकते हैं। फाइन। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें, सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है। अगर हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज किया है वो 4.2 टाइम्स हुआ है। सो फ्रॉम 2 लाख करोड़ इट हैज बीन इंक्रीज टू 11 लाख करोड़। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने रोड्स कंस्ट्रक्शन में, हाईवे कंस्ट्रक्शन में, एक्सप्रेसवेज बनाने में, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज expenditure on construction of roads and railways etc. will lead to logistical efficiency, and logistical efficiency होने से cost competitiveness आएगी हमारे exports में, and exports competitive रहेंगे तो हमारे trade को बढ़ावा मिलेगा, हमारे exports को बढ़ावा मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें रिपोर्ट कार्ड की और देखिए कि पिछले एक साल में गवर्नमेंट ने कितनी रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया है, सो नेशनल हाईवेज हैव ग्रू बाय 60%। ऑलराइट, तो अभी करेंटली इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.46 लाख किलोमीटर्स रोड कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं हमारे यहाँ पे। रेलवेज 99% रेलवेज जो है रेलवे ट्रैक्स हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो गए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया गया है इसमें। एविएशन की अगर हम बात करें, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, ठीक है। और एयरपोर्ट्स जो हैं हमारे देश में करेंटली अब 164 एयरपोर्ट्स हो गए। इसके बाद पावर की अगर हम बात करें तो बेसिकली गवर्नमेंट डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती थी, कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लॉसेस में थी, एंड बहुत ज्यादा मासिव लेवल पे लॉसेस में थी, एंड गवर्नमेंट केम अप विद अ स्कीम कॉल्ड उदय स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम्स अश्योरेंस योजना। और इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट ने कैपिटलाइज किया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, और अगर अब देखा जाए तो पावर कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं प्रॉफिटेबल हैं आज की डेट में, ठीक है। और पास में दे वर फेसिंग ह्यूज लॉसेस। ऑलराइट, सो जैसा सर ने बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काफ़ी काम किया है, हाँ ये बात सही है। हमने जो शेयर है वो 2018 से 2025 तक लगभग 4 गुना कर लिया है, लेकिन उसमें मेजर कैवेट्स ये हैं कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है खासकर नेशनल हाईवेज पे, वो हकीकत में रोड नेटवर्क बढ़ने की बजाय स्टेट हाईवेज को ही रीनेम कर दिया है नेशनल हाईवेज में। सेकेंडली जो प्रॉब्लम है कि इतने नेशनल हाईवे, सेकंड नंबर पे हम यूएस के बाद चाइना से आगे हैं, इतने नेशनल हाईवे और सारी चीज़ें होने के बाद जो सीमलेस कनेक्टिविटी है, मतलब मैं रेल टू रोड ट्रांजिट करूं, रेल टू है ना शिप ट्रांजिट करूं या शिप टू रोड ट्रांजिट करूं, उसमें बहुत अभी कोई बदलाव नहीं आया। सेकंड, जो क्वालिटी ऑफ असेट है, आपको गड्ढे जो देखने को मिलेंगे या फिर ट्रेन की क्वालिटी है ट्रेन सर्विसेज की, चाहे वो फ्रेट ट्रेन हो चाहे वो है ना पैसेंजर ट्रेन हो, उसकी क्वालिटी में हम साउथ ईस्ट एशिया के कंपैरिजन में भी कहीं नहीं है, लेट अलोन द अमेरिका और यूरोप, है ना। फाइनली जो हमारी इसकी वजह से जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, मतलब अगर मैं मूव करने की कॉस्ट की बात करूं, खाली कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, उसको मूव करने की जो कॉस्ट है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। कितनी है? 8 to 9% ऑफ जी। मतलब हम फ्यूल फालतू में खर्च कर रहे हैं, हम बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं, स्टेट बॉर्डर्स पर ट्रक लेके हम गड्ढों में फंसे हुए हैं,
और आपने ये देखा है। अगर मैं डिस्काउंट्स की बात करूं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, सो इनको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया था, जिसकी वजह से अभी ये प्रॉफिट में दिख रही हैं। अभी भी इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो चाहे चोरी की वजह से हो, चाहे वो लॉसेस की वजह से हो, ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो क्या है, नेगेटिव में है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, एंड दीज प्रॉफिट्स आर नॉट सस्टेनेबल। मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट टू यू सर। नेक्स्ट। Fine. So next subhead for today for in the economic survey is about agriculture, technology and jobs. Obviously Indian economy is half without Indian agriculture, और agriculture की हम बात करें तो प्रोडक्शन के जो लेवल्स हैं इंडिया में बहुत ही ज़्यादा शानदार रहे हैं करंट फिस्कल ईयर में। सो इंडिया में फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन हुआ है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन 357 मिलियन मेट्रिक टन से, विच इज मासिव। सो कहीं ना कहीं हम फूड सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत आगे आ ही चुके हैं, उसके साथ साथ हमारा बफर स्टॉकिंग चल रहा है, एंड उसी के साथ साथ हम एक्सपोर्ट्स भी कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम राइस की बात करें, सो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस एज वेल। ठीक है, वीट की अगर हम बात करें, सो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट आफ्टर यूएस। मेज में भी हम लोग जो है टॉप 2 में आते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो परफॉर्मेंस है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बहुत शानदार है। एंड आगे सर, ओवर टू यू। And the next topic in this is AI। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि AI में हम थोड़े लेट मूवर्स हैं, इसकी वजह से जो इनिशियल कॉस्ट थी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की, मॉडल्स को ट्रेन करने की, और जो उसके रिलेटेड एनर्जी कॉस्ट आने वाली थी, हम अनएप्रिसिएटेड एडवांटेज हमें मिल गया है, एक लेट आने का एडवांटेज मिल गया है। इनके क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा देखेंगे अभी। और जो स्पेस इकोनॉमी है, उसमें हम फोर्थ नेशन है जो स्पेस टॉकिंग, बेसिकली स्पेस में एक विमान को दूसरे विमान से जोड़ने में सफल हुए हैं। और फर्दर जो सर्वे है वो कहता है कि जो गिग इकोनॉमी है उसको हमने रेगुलेट किया है। जैसे कंपनी है जोमेटो, अमेजन, जो कि इस तरह के एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करती हैं, उनको हमने बोला है कि कुछ अपने प्रॉफिट में से किसके भले के लिए लगाएं, वेलफेयर में लगाएं, उन गिग वर्कर्स के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन तीनों चारों पॉइंटों की अपन प्रॉब्लम या दूसरा एंगल देख लेते हैं, जिससे हमारी एनालिसिस बैलेंस्ड रहे। तो पहला पॉइंट था अपना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की मेन प्रॉब्लम ये है कि ऑल दो प्रोडक्शन बढ़ा है, बट हमने दो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वंस अगेन हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, राइस एंड वीट को, जो कि मोनोकल्चर को प्रमोट कर रही है। हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये नहीं है फार्मर्स की इनकम बढ़ी है, क्योंकि प्राइसेस या तो स्टेगनेंट रहे हैं या फिर घट गए हैं। जो इन्फ्लेशन में जो सबसे लो प्राइसेस रहे हैं, जो 1.7% इन्फ्लेशन है, उसको सबसे नीचे जो खींचा है वो किसने खींचा है, फूड ने। सो हमने फार्मर्स पे ध्यान नहीं दिया है। इन्फ्लेशन अगर लो है तो हम कंज्यूमर को तो देख पा रहे हैं कि उनको फायदा हुआ है, बट जो प्रोड्यूसर हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अगर मैं एआई पे आ जाता हूँ, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई एडवांटेज मिला है। पहले तो इस बात को समझिए, आज भी आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो मॉडल्स को ट्रेन करनी ही है। तो जो एनर्जी पहले अमेरिका ने खर्च कर ली, वो आज आपको खर्च करनी है। क्योंकि आप लेट आए हो, तो जो भी मार्केट इकोनॉमी बेस्ड था, जो भी मॉडल्स थे, वो सब किसके परचेज किए गए हैं, अमेरिका के परचेज किए गए हैं। सो आप जो 1-2 लाख करोड़ का, अब आपका एक और एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, जो कि किसकी फॉर्म में जाएगा, चैट जीपीटी और जेमिनाई की फी की फॉर्म में जाएगा अगले साल से, जैसे ही वो फ्री होना बंद हो जाते हैं। अगर मैं उसकी एक और प्रॉब्लम की बात करूं एआई के साथ, तो देन एक और प्रॉब्लम है कि जो लो स्किल्ड वर्कर्स थे आईटी सेक्टर में, बीपीओज वगैरह हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लो स्किल वाले लोग हो गए, वो सब क्या होने वाले हैं, वाइप आउट होने वाले हैं। सो ये कहीं भी गवर्नमेंट इसको कितना जस्टिफाई कर ले, ये कहीं भी कोई भी एडवांटेज नहीं है। हमें जितनी जल्दी है हमें इन चीज़ों को अचीव करना है, और गवर्नमेंट खुद ये कर रही है। इंडिया एआई मिशन का नाम आपने सुना होगा। अगर ऐसा होता कि लेट जाने पे बहुत फायदा है, तो हम इसको कभी करते ही नहीं। ठीक। सो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है। फाइनली सर, लास्ट मूविंग ऑन टू द एनवायरनमेंट सेक्टर अगर हम बात करें, सो इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट अग्री कर रही है इस चीज़ को दैट इट इज़ डेस्परेट फॉर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स, बट इट लैक्स फाइनेंसेस। तो सर्वे इस चीज़ को बोलता है बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स मतलब कि जो इंडिया जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश कर रहा है, एंड इट वांट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज,
जैसा कि हमारे टारगेट्स में भी आप देखेंगे मिशन पंचामृत है एंड मेकिंग कार्बन न्यूट्रल, बट जो मनी है, जो पैसा है, मनी इज अ वेरी बिग कॉन्स्टेंट। एंड ग्लोबल सिस्टम में जैसे यूएस ने पेरिस क्लाइमेट डील से एग्जिट कर दिया एंड देयर आफ्टर इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग द मनी टुवर्ड्स क्लाइमेट फाइनेंस, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इशू है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाएगा तो जो कॉमन डिबेट है ओवर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कहीं ना कहीं उसकी बात की जाएगी, एंड दिस विल रेज इनइक्वालिटी बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज ग्रो कर चुकी हैं और उन्होंने उस टाइम पे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया टू अचीव अ हायर ग्रोथ रेट, एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी ग्रो कर रही हैं दे नीड द रिसोर्सेज टू ट्रांजिट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। एंड अगर ऐसा नहीं होगा एंड डेवलप्ड कंट्रीज उनको सपोर्ट नहीं करेंगी, सो दिस विल लीड टू इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोब। हाँ, इसका एक सपोर्टिंग पॉइंट भी है और एक क्रिटिसिज्म भी है। सपोर्टिंग पॉइंट ये है कि जो यूरोप है उसने ऑल्दो वो पैसे तो दे नहीं रहे, उन्होंने गंदगी बचा रखी है एनवायरनमेंट में, कार्बन एमिट कर रखा है, और सीबीएम के नाम पे है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम पे उन्होंने एक टैक्स या टैरिफ लगा दिया है किसके, इंडिया के जो इम्पोर्ट्स या इम्पोर्ट जो वहाँ पे होने वाले हैं। सो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, एंड देन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कि भाई ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है या इनमें इनको प्रोड्यूस करने में ज़्यादा कार्बन खर्च हुआ है, सो वी विल इम्पोज ए टैक्स, है ना, टू कंपेंसेट दैट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बात सही है, गवर्नमेंट की ये बात कहीं भी गलत नहीं है, दोनों पॉइंट सही है। प्रॉब्लम देन फाइनली गवर्नेंस के रिफॉर्म्स आप सर आपको बताएंगे गवर्नेंस तो किस अगर तरह। हम बात करें कि कैसे गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस, अगर हम बात करें 1991 से पहले की एरा का, तो लाइसेंस राज, कोटा राज, अनफ्रेंडली बिजनेस पॉलिसीज थी, एंड 1991 के बाद गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, और इन एलपीजी रिफॉर्म्स को 1991 में लाने के बाद गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, लिबरलाइजेशन लेके आए, एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा दिया, इट मूव्ड फ्रॉम क्लोज इकोनॉमी टुवर्ड्स एन मार्केट इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। एंड उसी के साथ साथ उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिमार्केबल जो है रिफॉर्म्स किए, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लेके आना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को खत्म करने के बाद, इसी के बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी को लाना। जी सर मैं बोल रहा हूँ, फिर इसी के बाद जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड वेरियस अदर पॉलिसीज, जिससे जो है, क्योंकि लैंडमार्क अचीवमेंट से गवर्नमेंट की तरफ जो गवर्नमेंट चाहती थी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया हो गया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस आगे बढ़े, एंड गवर्नमेंट लेके आई उन सारी पॉलिसीज को। इसी के साथ साथ लैंडमार्क रिफॉर्म था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक लैंडमार्क जो ये रिफॉर्म था, जिसने पूरे ही देश में इनडायरेक्ट टैक्सेशन का तरीका ही चेंज कर दिया, विच हैज टैक्स बेस को बहुत ज्यादा बढ़ाया है उसने, एंड टैक्स रेवेन्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। बट अभी भी कहीं ना कहीं इन रिफॉर्म्स से जो है इश्यूज हैं, वो सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो बेसिकली हमने फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स किए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स फर्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स में आते हैं, देन 2010 के बाद 2025 तक सेकंड जनरेशन रिफॉर्म आते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी को दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली स्प्रिंट। बट प्रॉब्लम ये है कि सारे रिफॉर्म्स ही आप दो सेक्टर में देखोगे, है ना, बड़ी इंडस्ट्री के लिए या फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसमें कॉमन मैन जैसे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो गई, लैंड लेबर एग्रीकल्चर, इनके लिए कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर हमारे रिफॉर्म्स बहुत लिमिटेड हैं, टॉप टीयर के लिए कंसंट्रेटेड हैं, लॉन वेवर उन्हीं के हो रहे हैं, तो फिर हम जो मेजर पॉपुलेशन है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। सेकेंडली रघुराम राजन जो कि पहले गवर्नमेंट के एडवाइज़र भी रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला है कि अगर आप ईयर वाइज ईयर देखोगे, है ना, चीज़ों को, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करोगे, देन दीज थिंग्स विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टर्म। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, क्या काम का है, एंड देन वी विल कंक्लूड इट। सो प्रीलिम्स को सर करिए। सो प्रीलिम्स का अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं तो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट था 4.4% ऑफ जीडीपी। किसका है? जीडीपी का है। उसको हम लगभग है ना अचीव कर रहे हैं, बट ये एफआरबीएम में जो 3.5% है उसके कहीं भी आसपास नहीं है। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट से, वो हमारा करीब 11 लाख हो चुका है। बट अगेन प्रॉब्लम इज दैट कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो गया है।
देन अगर मैं डेट की बात करूं, जनरल गवर्नमेंट डेट जिसमें दोनों शामिल है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, वो 81% है। इसकी वजह से जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट है हर साल, मेजर जो एक एक्सपेंडिचर है बजट का, वो किसका जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट का जा रहा है। अगर मैं डिस्काउंट प्रॉफिट और बाकी क्लाइमेट फाइनेंस की बात करूं, सो उसमें भी हमें अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। मीटरिंग की ज़रूरत है, नेट मीटरिंग हो गया, जहाँ तक सोलर पावर हाउसेज है उनमें। एंड देन क्लाइमेट फाइनेंस, हम वर्ल्ड के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। सर मीन्स ओके, देन ये हमने बात किया था क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग इन का मतलब होता है कि बेसिकली आप किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं फाइनेंस लेने में। क्राउडिंग आउट मतलब आपने पूरा फाइनेंस यूज़ कर लिया है और प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं बचा है या किसी और के लिए नहीं बचा है। के सेफ्ट रिकवरी, कुछ सेक्टर जो बड़े सेक्टर हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो तो गवर्नमेंट ने वापस ट्रैक पे ला लिया है, बट जो एमएसएमई है और जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी बहुत पीछे है। ये तो बेसिकली अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। और आपको पता है 51% ऑफ एक्सपोर्ट, हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का 51% लगभग कहाँ से आता है, एमएसएमई से आता है। सो हम उसमें नहीं है, जस्ट ट्रांजिशन। गिग वर्कर्स के लिए हमने कोई कागज़ पे चीज़ें बना दी हैं जो 4 लेबर लॉज हैं, बट उनको अभी है ना इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एक तरीका है जिसमें कि आपने जो कार्बन एमिट किए हैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के दौरान, उसको कंपेंसेट किया जाता है, उसके बदले में आपसे पैसे वसूले जाते हैं, जिससे उस पैसे से कहीं पे प्लांटेशन किया जाए। ये एक तरीका है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, किसको बाहर रखने का, किसके प्रोडक्ट्स को बाहर रखने का। डेवलपिंग ये है इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाहर रखने का। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और जो किसी भी दिन मेंस में पूछा जा सकता है, वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हुआ क्या है कि जो यूथ है, जो जो मेल पार्ट है रूरल सोसाइटी का, वो माइग्रेट कर गया है एजुकेशन और है ना लोअर स्किल्स जॉब्स में, या जिस तरह की भी जॉब्स हैं, कहाँ, अर्बन एरियाज में। एग्रीकल्चर में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। इस वजह से जो लेफ्ट ओवर जो औरतें बची हैं, वो बेसिकली किसको संभाल रही हैं, एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड को। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़े होने लगी है और इसकी वजह से दोनों जगह के जो सेक्स रेशियो हैं वो स्क्यू होने लगे हैं। देन फाइनली आपको, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ये है कि हमारे रिफॉर्म्स जो हैं वो अपर सरफेस पर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है वो बड़ी इंडस्ट्री या उनको फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। जो लोअर लेवल 50-60% जनता जहाँ रह रही है या जिन चीज़ों को यूज़ कर रही है, वहाँ गवर्नमेंट अभी थोड़ा मिस कर रही है। फाइनली सर आपको ये सारे फैक्ट्स एक बार बता देंगे जो आपको अगर याद हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे हमें कुछ अच्छे फैक्ट्स देता है जिनको हम स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने आंसर्स में, या फिर इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है प्रीलिम्स में। तो अगर हम जीडीपी के साइज की बात करें तो जैसा सर ने बताया, तो जीडीपी इज $4.18 ट्रिलियन करेंटली एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी। यू शुड रिमेंबर दिस, है ना, पूछा जा सकता है। फोर्थ लार्जेस्ट। अभी हमने रिसेंटली जापान को सरपास किया है एंड वी आर प्लानिंग टू टेक ओवर जर्मनी विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जीडीपी जो टारगेट है हमारा 2030 तक, टारगेट क्या है, $7.3 ट्रिलियन का टारगेट है हमारा। और जो है हमें विकसित भारत टाइमलाइन जो है 2047 तक जो है उसको अचीव करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज रेपो रेट जो है करेंटली चल रहा है वो 5.25% है एंड ये कहीं ना कहीं सिग्नल कर रहा है एक टाइट मनी साइकिल की तरफ। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 8.2% के आसपास है। इन्फ्लेशन जो है 1.7% के आसपास। एंड रुपी का जो स्लाइड है, जो रुपी का जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, वो है 92% के आसपास। फिस्कल डेफिसिट अगेन 4.4% ऑफ जीडीपी which is also in control, and exports have risen up to $825 billion. Fine, so that was all with respect to economic survey. And economic survey gives us a very beautiful quote which can be used in essay, and the quote was given by Mark Tilley, and the quote says, I am an optimist because I have seen the Indian people do the impossible every single day. इसी के साथ मैं और राजकुमार खत्म करते हैं इस डिस्कशन को। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।